हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल जो भी मैं कहना चाहूँ में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 शाम को 6:13। मुझे आज भी याद है यह दिन जब मैंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ना ही मैंने कभी चाहा। बस देश की सेवा करते करते मेरे प्यारे देशवासियों ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया। वो कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस कुछ ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। मैंने देश की सेवा की, कभी फल की आस नहीं रखी, इसीलिए आज मैं यहाँ इस पद पर हूँ। मेरे प्रधानमंत्री बनने का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। बहुत लंबी जर्नी रही है। कई मुश्किलें भी आई हैं, कई बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगे हैं, कई लोगों ने तो गाली भी दी है, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे मन में चाह थी कि मेरे बोले भाले देशवासियों को कुछ लोग लूट रहे हैं, तो मैं इन लोगों से मेरे देशवासियों की रक्षा करूं। मेरे विरोधियों की गाली खाते खाते ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे खिलाफ बोलने वाले लोगों को मैं कभी अनदेखा नहीं करता। मैं हमेशा उनको समझता हूँ कि आखिर ये लोग क्यों मेरा विरोध कर रहे हैं, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है शायद कुछ चीज़ों में मैं गलत भी हूँ, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। देश विदेश की जर्नी तो आपने बहुत की होगी। चलिए आज मैं आपको मेरे जीवन की जर्नी कराता हूँ। आज मैं आपको मेरी आत्मकथा सुनाता हूँ। मेरा जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट के वडनगर में हुआ। बचपन से ही मैंने गरीबी देखी है, इसीलिए मुझे पैसों की अहमियत मालूम है। मेरे पापा श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी वडनगर स्टेशन पे चाय बेचा करते थे। मैं हमेशा स्कूल ख़त्म करके उनकी मदद करने जाया करता था। मैं पढ़ाई लिखाई में तो एक एवरेज स्टूडेंट था, पर मुझे डिबेट करने में बहुत मज़ा आता था। हम कुल 6 भाई बहन थे, उनमें से मैं तीसरा लड़का था। बचपन में लोग कहते थे कि मैं बहुत शरारती हूँ, पर मैं शरारती नहीं, साहसिक हूँ। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उसमें बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे और मुझे तैरने का भी बहुत बड़ा शौक था। तो एक दिन मैं एक मगरमच्छ का बच्चा अपने स्कूल में लेके चला गया और मेरे टीचर और बाकी स्टूडेंट बहुत घबरा गए, हैरान हो गए और मेरी मम्मी जी को कंप्लेंट भी कर दिया। मैं बचपन में शरारती ज़रूर था और साहसिक भी था, पर मेरे देश के प्रति मेरे दिल में बहुत सारी भावनाएं थी। मैंने बचपन में मेरे भाई के साथ मिलके खुद की चाय की टपरी भी शुरू की थी। आपको याद होगा कि 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो बहुत सारे जवान ऐसे थे जो ट्रेन से युद्ध के लिए जा रहे थे, और वही ट्रेन जब वडनगर के स्टेशन पे रुकती थी तो मैं सभी जवानों को चाय पिलाता था। हालांकि मुझे चाय का इतना शौक नहीं था, लेकिन मैं सबको चाय पिलाता रहता था। मैं बचपन से ही स्वामी विवेकानंद की जीवन शैली से प्रभावित था।
मैं भी उनके जैसा ही कुछ करना चाहता था। इसीलिए मैंने 8 साल की उम्र में आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। मैं उस वक्त बच्चा था तो मुझे बाल सेवा संघ में ज्वाइन करवाया गया था। 1967 में मेरी हायर स्टडीज कंप्लीट हो गई थी। मेरे माताजी हमेशा मुझे लेकर बहुत चिंतित रहते थे कि मैं कहीं संन्यास ना ले लूं, मैं कहीं सन्यासी ना बन जाऊं। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी कराने का सोचा, पर मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। उनका दबाव शादी की ओर कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था, तो मैं एक दिन घर छोड़ के ही भाग गया। घर से भागने के बाद मैं बहुत जगह घूमा। मैं एक सन्यासी की तरह रहा। मैं आसाम गया, हिमालय गया, बहुत सारे आश्रमों में रुका, देश के हर कोने कोने में गया। मैं हमेशा एक सन्यासी की तरह ही वहां रहा। मैं हमेशा मांग के खाता था। मैंने 2 साल ऐसे ही गुजार दिए। उसके बाद मैं अपने घर लौटा। मैंने बहुत दाढ़ी बढ़ा ली थी। मैं बिल्कुल एक सन्यासी की तरह ही लग रहा था। मेरे घर पे किसी को नहीं मालूम था कि मैं 2 साल तक कहाँ रहा। मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरे घर लौटने के बाद सब लोग बहुत खुश हुए। मुझे डर था कि शायद मेरे परिवार वाले मेरी शादी की बात फिर से ना छेड़ लें। इसीलिए मैं अहमदाबाद अपने अंकल के घर पे आ गया। मेरे अंकल भी चाय बेचा करते थे। मेरे अंकल की जहाँ चाय की टपरी थी, वहाँ पास में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर था। तो मैं हमेशा वहाँ जाया करता था और हमेशा वहाँ पे चाय पे चर्चा भी चला करती थी। एक बार बातों बातों में आरएसएस के प्रचारक ने मुझे आरएसएस पूरी तरह से ज्वाइन करने के लिए बोल दिया। तो मैंने भी उनकी बात मान ली और मैंने आरएसएस पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया। अब मैं आरएसएस में पूरी तरह से काम करने लगा था। सन 1975 की बात है, जब देश में इमरजेंसी लगी थी। साल 1971 के चुनाव में जब रायबरेली में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को हरा दिया, तो राजनारायण ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है, और उन्होंने कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। सन 1975 में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगी। तब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी में कई सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। मैं पहले से ही परिवारवाद के खिलाफ था, तो 21 महीने की यह इमरजेंसी में मैंने लोगों को सच्चाई से वाकिफ करवाया। मैं लोगों को मिला, उनसे बात किया। कभी मैं साधु बन के जाता तो कभी सरदार। आखिर 1977 में इमरजेंसी खत्म ही हो गई। इमरजेंसी में पूरी तरह मीडिया पे रोक लगा दिया गया था। सरकार जो भी चाहती वही न्यूज़ में आता। मुझे ये सब देख के बहुत दुख होता था, इसीलिए मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 1977 में जब फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस बहुत बुरी तरह हार गई और मेरे हार्ड वर्क ने मुझे आरएसएस में आगे बढ़ा दिया। धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता गया, मेरा हुद्दा भी बढ़ता गया। 1985 में मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद मैंने बहुत सारी रैलियां की। रैलियों में एक भी हिंसा नहीं हुई। बिना कोई हिंसा से देश में जगह जगह जाकर हर लोगों को मैंने जागरूक किया। पहले के समय में तो इंटरनेट जैसा कुछ होता ही नहीं था, तो मैं हर जगह पे लोगों के पास जाता, लोगों को मिलता और इनको जागरूक करता और समाज सेवा का काम भी करता। 2001 की बात है।
जब मैं दिल्ली में था तो मुझे कॉल आया। मुझे कहा गया कि मुझे गुजरात में मुख्यमंत्री का पद संभालना है, तो मैं गुजरात आ गया। 2001 के अक्टूबर महीने से मैंने गुजरात में मुख्यमंत्री का पद संभाला। 27 फरवरी 2002 की बात है, जब गोधरा कांड हुआ। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बों को कुछ उपद्रवियों ने जला दिया और गुजरात में दंगा फैल गया। मैंने शांति बनाए रखने की बहुत कोशिश की थी, लोगों को शांत किया था, बहुत मेहनत की थी, और ये गुजरात की जनता बिल्कुल बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए उन्होंने मुझे 2002 में फिर से गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर 2007 आया, 2012 आया, और वो सभी चुनाव में मैं एक बार और फिर से मुख्यमंत्री बन गया। मुझे याद है, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो लोगों ने कहा, मोदी जी आप सिर्फ खाना खाते टाइम पे बिजली ला दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज पूरे गुजरात में 2400 घंटे बिजली आती है। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, शायद कुछ बच्चों ने तो देखा भी नहीं होगा कि लाइट कभी जाती भी है क्या। मैंने बिजली के साथ साथ रोड कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान दिया। मैंने हर जगह पक्की सड़कें बनाई। आप मेरे गुजरात के कोई भी कोने में चले जाओ, चाहे छोटा ही गांव क्यों ना हो, छोटे से गांव के कोई भी एक कोने में जहां सिर्फ एक घर है, वहां तक सड़कें जाती है। गुजरात के हर कोने में आपको सड़क देखने को मिलेगी। मेरा यही काम देखते देखते 2013 में मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया गया। आखिर 2014 में जब इलेक्शन हुआ, चुनाव हुए, तो मुझे 125 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री बना ही दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे देशवासियों के लिए कुछ करना था। मैं चाहता था कि मेरा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, मेरे देश में शांति फैले, लोग सुकून से रह सके। इसीलिए मुझे कुछ कड़क फैसले भी लेने पड़े। 8 नवंबर 2016, शायद आपको वो दिन याद ही होगा जब मैंने नोटबंदी की थी। सिर्फ देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए मैंने ये कदम उठाया था, पर कई लोगों ने मेरा विरोध किया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विरोधियों की गाली सुनते सुनते ही मैं आगे बढ़ा हूं, तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से 99% 500 और 1000 की नोट आरबीआई के पास वापस आई थी। खैर, मैं उस विषय में चर्चा नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं उस विषय में कुछ ज्यादा आपको बताऊं। आप खुद समझदार है। नोटबंदी का एक और भी फायदा हुआ, लोग डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ते चले गए। डिजिटल पेमेंट से आपका एक एक रुपए का हिसाब रहता है, कौन कितना कमाया, कौन ने कितना खर्च किया, ये सब हिसाब किताब रहता है। तो इसीलिए टैक्स भरने का भी आसान हो जाता है। और आप तो जानते ही हैं कि आपके दिए गए टैक्स से ही तो ये देश चलता है। आखिर मेरे कठिन निर्णयों के बावजूद फिर से एक बार 2019 की चुनाव में मेरे प्यारे देशवासियों ने मुझे जिता ही दिया। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे देशवासी अंधेरे में नहीं जी रहे हैं। उन्हें सब सच मालूम है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं, विकास हो रहा है या नहीं। मैं चाहता हूँ आप आगे ऐसे ही मेरे साथ देते रहेंगे। मित्रों, मैं यहाँ
प्रधानमंत्री बनने के बाद की बात डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। आखिर मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। अभी मेरी बात खत्म होते ही मैं राष्ट्रगान जन गण मन सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप ऐसी परिस्थिति में है कि आप खड़े नहीं हो सकते तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ से कट कर दीजिए, क्योंकि देश का सम्मान ही सर्वस्व है। शुभ